हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 21 अप्रैल 2023 और आज के हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन को हर जो हेडिंग होगी उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उन्हें भी हम डिस्कस करते चलेंगे, बताते चलेंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर बनाई गई है कि पुंछ में सैन्य वाहन पर आतंकी हमला किया गया है जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रक है यानी कि जो सैन्य वाहन है वो पूरी तरीके से जल रहा है। और ये जम्मू पुंछ के हाईवे पर संगयोट एक जगह है क्षेत्र, उसमें गुरुवार को दोपहर बाद जब वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई और जो विजिबिलिटी थी वो काफ़ी कम थी, उसी का फ़ायदा उठाते हुए आतंकियों ने घात लगाकर इस सैन्य वाहन पर गोलाबारी कर दी और जब तक सैनिक संभलते उन्होंने ग्रेनेड से इस पर हमला कर दिया। अब जो घायल जवान हैं वो राजौरी के सैन्य अस्पताल पहुंचाए गए और इसमें जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी और जो बाकी गाड़ियां थी उनका डाइवर्जन किया गया, उनको अलग अलग रास्तों पर भेजा गया ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो पाए। सेना ने पूरे क्षेत्र को हालांकि घेर लिया है और सर्च का जो अभियान है वो भी शुरू कर दिया गया है। जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्थिति की जानकारी दी है और आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फॉस्टिक्स फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमले की जांच के लिए शुक्रवार को एनआईए की टीम भी पहुंचेगी और तथ्यों को इकट्ठा करेगी यानी कलेक्ट करेगी और किस तरीके से ये हमला किया गया और पीछे इसके क्या कारण हो सकते हैं और कौन सा इसमें औजार इस्तेमाल किए गए, ये सब बातें एनआईए की जांच में निकलकर बाहर आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत आएंगे बिलावल यानी कि बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और वो जयशंकर से मुलाकात करेंगे यानी एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं। अब जो बिलावल भुट्टो हैं वो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक 4 और 5 मई को गोवा में होने वाली है उसके लिए इनको आमंत्रण दिया गया है। हालांकि आमंत्रण इनको 1 महीने पहले दिया गया था लेकिन पाक विदेश मंत्रालय द्वारा इनके आने की पुष्टि कल की गई है, तो फिर ये न्यूज़ हाईलाइट में आई है और प्रकाशित की गई है। देखिए भारत और पाकिस्तान के जो सरकार है वो द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत बनाने या फिर वार्ता के तौर पर उसको सुधारने के लिए एक पहल करना चाहती है और ये पहल हो सकती है। इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी कोई भी इसमें दूरदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सकारात्मक संकेत जरूर दिख रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने जो यानी कि मई में 4 और 5 मई को संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसमें हिस्सा लेंगे। भारत ने मैंने आपको बताया कि 1 महीने पहले ही आमंत्रण दे दिया था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ के मौजूदा अध्यक्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन। देखिए ये जो है एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान सहित टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। अब जो इनका उद्देश्य है यानी कि एससीओ का जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाना है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी और उसके बाद 5 जुलाई 2005 को इसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया था यानी कि आमंत्रण दिया गया था। उसके बाद सन 2017 में भारत और पाकिस्तान को
संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो ये जो न्यूज़ है इससे हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एससीओ की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? गोवा में होगी 4-5 मई 2023 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। भारत कब पर्यवेक्षक राष्ट्र बना था? 5 जुलाई 2005 को। और स्थायी सदस्य कब बना? 2017 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं, जो है कि असम अरुणाचल ने समाप्त किया सीमा विवाद। अब देखिए, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा को लेकर काफ़ी विवाद चलता रहता है, चाहे वो असम मेघालय का हो या फिर मेघालय त्रिपुरा का हो, इन सब देशों में राज्यों में काफ़ी विवाद बना रहता है सीमा को लेकर। आपसी जो लोकल लोग हैं, जो बॉर्डर के पास के होते हैं, वो लड़ते हैं, दोनों राज्यों की पुलिसें एक दूसरे से लड़ती हैं। तो इन्हीं सबको खत्म करने के लिए, इस विवाद को खत्म करने के लिए पहल करी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसका ये रिजल्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने गुरुवार को असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा यानी कि ये, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू यानी कि ये, इन्होंने 5 दशक पुराने सीमा विवाद को एक समझौते के द्वारा समाप्त किया है। शाह ने दोनों राज्यों के बीच सीमा समझौते को ऐतिहासिक भी बताया, और उन्होंने विकसित, शांत और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर की दिशा में अहम कदम भी इसे बताया है। उन्होंने बताया कि जो सीमा विवाद है लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में कम किया जा रहा है। जैसा कि गत वर्ष आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि असम ने मेघालय के साथ 67% सीमा विवाद को हल कर दिया था। अब असम और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा जो है वो पूरी तरीके से विवाद मुक्त हो गई है। उन्होंने बताया कि जो पूरे विवाद को समाप्त करने में स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया गया है, और 12 क्षेत्रीय समितियों ने ग्रामीणों से बात करी। शाह ने कहा कि 2019 के बाद से ब्रू, NLFT, बोडो, कार्बी आंगलोग और आदिवासी गुटों के साथ समझौता कर विवाद को समाप्त किया गया है। इसमें लगभग 8,000 ऐसे युवा हैं जिन्होंने हथियार सौंपकर मुख्य धारा में लौट गए हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय की स्थली किसे कहा जाता है, वो बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, सेलिब्रिटी से लेकर हर बच्चा सम्मान का हकदार। अब ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। ये न्यूज़ क्यों आई है सामने? क्योंकि जो अमिताभ बच्चन हैं, उनकी जो पोती है यानी कि अभिषेक बच्चन की पुत्री आराध्या बच्चन, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी फर्जी खबरें यूट्यूब पर चलाई गई, और उसके साथ ही कई ऐसी वेबसाइटें हैं जिन पर यह न्यूज़ चलाई गई कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और कई यूट्यूब चैनल पर यह दिखाया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। कई चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल पर यह भी दिखाया गया कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं कराया गया बच्चन परिवार द्वारा। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन द्वारा इस पर केस किया गया, और इसमें जो निजता के साथ ही संशोधित जो आईटी एक्ट है यानी कि मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया नैतिकता, उसके नियमों का ये उल्लंघन माना गया। और निजता के अधिकार का उल्लंघन, जो अमिताभ बच्चन के वकील हैं कृष्णन, उन्होंने आईटी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ये बच्चे के लिए हानिकारक सामग्री के संबंध में बिचौलियों द्वारा उचित मानदंड का प्रावधान करती है। इंटरनेट मीडिया के युग में सार्वजनिक व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बच्चों का खेल बन गई है। वो किसी के भी कैरेक्टर को लेके कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सब बातें इसमें वकील द्वारा रखी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तस्करों की कमर तोड़ने को हर जिले में बनेगा ड्रग नेटवर्क चार्ट। अब देखिए, अभी तक जो एनसीबी द्वारा चार्ट बनाया जाता था, वो यानी कि जो भी कार्रवाई होती थी वो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर होती थी। लेकिन अब जो बैठक हुई है अमित शाह द्वारा, उसमें ये फैसला लिया गया है कि इसका जो मैपिंग होगी वो अब जिला स्तर पर भी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यदि पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध देश लड़ाई अवश्य जीतेगा, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण माना जा सकता है। केंद्र और राज्य स्तर पर चल रही कार्रवाइयों को अब जिला स्तर पर उतारने के लिए गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के सम्मेलन में गत दिवस
गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि ड्रग नेटवर्क चार्ट बनाकर काम नहीं करेगा तो नशे के विरुद्ध यह लड़ाई सिर्फ कागजी रह जाएगी। इस अभियान में नेटवर्क चार्ट की भूमिका के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क चार्ट बना हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को पता है कि किन राज्यों में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो संवेदनशील हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की नज़र तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नए तौर तरीकों पर भी लगातार बनी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि ड्रोन से ड्रग्स तस्करों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि जो पेपर का कलर होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन से संवेदनशील राज्य हैं, कौन से जिले हैं, कौन से एरिया हैं और उनकी स्थिति क्या है। यानी कि पेपर के कलर के माध्यम से जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब यहाँ पर ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है वो एनसीबी द्वारा हो रही है। एनसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी जो स्थापना है वो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को लागू करने के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की समकक्ष से की बात। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है? डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेटे मेट फ्रेडरिक्सन। मेटे मेट फ्रेडरिक्सन ये दूसरी बार वहां की प्रधानमंत्री बनी है और द्विपक्षीय संबंधों के लिए, हरित सहयोग के लिए, रणनीति पर बातचीत करने के लिए, सैन्य समझौतों के लिए, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मेटे में बातचीत हुई है। और जो G20 की बैठक हो रही है भारत की अध्यक्षता में, उसकी भी सराहना मेटे द्वारा की गई है। अब यहाँ पर डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कैपिटल या फिर करेंसी। तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता चल गया, कैपिटल कोपेनहेगन है और करेंसी है दानिश क्रोन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, ईडी निदेशक के सेवा विस्तार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी गई है। अभी तक आपने देखा होगा कि सीबीआई का जो अध्यक्ष होंगे डायरेक्टर, उनके भी कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार मिल गया है, यानी उनको सेवा विस्तार दिया जा सकता है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से ईडी निदेशक के भी कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो कानून में संशोधन किया गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने बोला कि जो इस समय समलैंगिक विवाह को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसमें वो व्यस्त हैं, इसलिए इसकी डेट को बढ़ाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इसको स्वीकार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सॉलिसिटर महोदय आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, हम इस तरीके से मामले को हर बार आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग और सीबीआई और कैग, इन तरीके के जो संगठन हैं उनके अध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया जाएगा और इसी तरीके से अब ईडी को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सूडान की जमीनी हालात तनावपूर्ण, दूतावास ना जाएं भारतीय। ये अरिंदम बागची ने कहा है, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। सेना और जो अर्धसैनिक बलों की लड़ाई चल रही है सूडान में, उसकी स्थिति चिंताजनक है और उसको लेकर ही भारत ने भी चिंता जाहिर करी है। और इसमें आपको बता दें कि जो सूडान में भारतीय दूतावास है वो एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है, जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। हालांकि ये स्टेटमेंट दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा कि जो भारतीय दूतावास है वो अपने लोगों के संपर्क में है और अगर स्थिति तनावपूर्ण बनती है तो वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। और इसमें एस जयशंकर गुरुवार को अमेरिका पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी होगी और वे सूडान की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। तो ये मैटर आपको पता चल गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जो तनाव है उसकी वजह से वहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूडान के बारे में जान लीजिए, यहाँ की जो कैपिटल है वो है पाउंड। चलिए, और एससीओ के बारे में आपको बता ही दिया गया कि 4 और 5 मई को उसकी बैठक होनी है। और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि एससीओ को विशेष महत्व देता है भारत, क्योंकि कई समझौते हैं
एससीओ के देश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध, सैन्य समझौते हैं, जैसे रूस के साथ सैन्य समझौते, सैन्य संबंध हैं, और भी चीन के साथ व्यापारिक संबंध हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अमित शाह ने बोला है कि एससीओ को भारत विशेष महत्व देता है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं कि भविष्य में दिखेगा एमपीसी के फैसलों का असर, और ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने। अब ये एमसीपी क्या है? एमसीपी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये डिसाइड करती है कि ब्याज दर क्या निर्धारित करनी है, ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाए, और किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए बैंकिंग सेक्टर में, लोन देने में, या फिर जो कार्य प्रणाली है बैंकिंग की उसमें किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए। ये एमपीसी का काम होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कार्य होता है। तो इस महीने की शुरुआत में हुई एमपीसी की बैठक के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि पिछले एक साल के दौरान लिए फैसलों का असर भविष्य में दिखेगा और इस बार बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है। गुरुवार को जारी मौद्रिक नीति समिति के मिनट्स के अनुसार दास और समिति के अन्य 5 सदस्यों ने रेपो रेट में किसी तरीके के बदलाव की संभावना से इनकार किया है। 3 महीने से 6 बार लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है, और जो एमपीसी की बैठक में दास ने कहा था कि 2023-24 में मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना दिख रही है। एमपीसी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो इसका गठन हुआ था वो 27 जून 2017 को किया गया था। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, यानी कि उनका सदस्यता उनको दी जाती है। उसके बाद जो एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई गवर्नर। इसकी साल में कितनी बार बैठक होती है, तो ये 8 बार बैठक होती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि देश के 121 एयरपोर्ट को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए भारत के जो 25 एयरपोर्ट हैं वो 100% ग्रीन एनर्जी से का उपयोग करते हैं, जबकि 121 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिन्हें शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2025 तक हासिल करना है, यानी कि वो प्राप्त कर लेंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दिवसीय यूरोपीय संघ और भारत विमानन शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटना भारत और यूरोपीय संघ के लिए एक साझा लक्ष्य है। सिंधिया ने जोर देते हुए कहा कि उत्सर्जन में विमान उद्योग की हिस्सेदारी पर कड़ी नज़र है। इसमें बता दें कि एयरपोर्ट को 2024 तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र को पाने के लिए प्रेरित करना है। एक और इसमें न्यूज़ देख लेते हैं कि खेती के लिए ड्रोन की खरीद पर 40 से 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय जो कृषि मंत्रालय ने खेती में ड्रोन के जरिए जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव करने के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल होगा उसकी खरीद के लिए किसानों को, या फिर जो किसान संगठन हैं या फिर बड़े किसान हैं या छोटे भी किसान हैं, उन छोटे किसानों को या SC ST को 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी, और जो सक्षम किसान हैं उन्हें 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और जो ये छिड़काव होगा इस ड्रोन के माध्यम से वो लगभग कह सकते हैं आप कई फसलों पर होगा। लगभग 10 प्रमुख फसलें जो हैं जैसे कि चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, अरहर, कुसुम, तिल, गन्ना, गेहूं एवं सोयाबीन इसमें शामिल हैं। खेती के लिए ड्रोन की खरीदारी पर 40 से 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जैसा मैंने आपको इसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है कि यमन में रमजान पर आर्थिक मदद के लिए आयोजित कार्यक्रम में भगदड़, 78 लोगों की इसमें मौत हो गई है। यमन की जो राजधानी है साना में रमजान के मौके पर गरीबों को आर्थिक मदद देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच जाने से 78 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रमजान के पवित्र महीने में गरीबों को दान के लिए अमीरों और व्यापारियों की ओर से बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग मौजूद थे। सभी को $10 दिए जाने थे। भीड़ काफ़ी बढ़ गई। जब यह चल रहा था तभी अचानक एक बंदूकधारी
हुती ने हवा में गोली चला दी और यह बिजली के तार से लग गई और विस्फोट के साथ चिंगारी निकलने लगी। इसी की वजह से भगदड़ यहाँ पर मच गई थी। भारत ने विकासशील देशों की आवाज मुखरता से उठाई है, ये बोला है रुचिरा कंबोज ने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने बोला है कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील देशों की आवाज मुखरता से उठाई है। इकोसोक फोरम में 2023 के विकास के लिए वित्त पोषण मुद्दे पर कार्यक्रम में गुरुवार को कंबोज ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में 125 देशों ने भाग लिया था। भारत की अध्यक्षता के दौरान इसमें अफ्रीका से अब तक की सबसे अधिक भागीदारी रही है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, मिस्र, नाइजीरिया आदि प्रमुख थे। अब इसमें एक और न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज पर कि वह दिन दूर नहीं जब यूक्रेन होगा नाटो का सदस्य। स्टोल्टेनबर्ग। देखिए, जो अघोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को यूक्रेन पहुंचे नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने विश्वास जताया था कि वह दिन दूर नहीं जब यूक्रेन सैन्य संगठन का सदस्य होगा। कहा कि यूक्रेन नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए पूरी योग्यता रखता है। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की भी मौजूद थे। आपको पता होगा कि रूस और इस जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ये लड़ाई ही इसी बात पर थी कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था। रूस पड़ोसी है, उसने मना किया कि आप नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उस पर नाटो के जो देश हैं, खास तौर पर अमेरिका ने भड़काया यूक्रेन को कि अगर रूस आप पर किसी तरीके का आक्रमण करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हुआ भी वही। रूस ने आक्रमण किया। डायरेक्ट तो मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि नाटो का सदस्य अगर यूक्रेन बन जाता तो जो बाकी 28 देश हैं वो इसके साथ लड़ते, लेकिन इसने सिग्नेचर किए नहीं थे, इसलिए ये लड़ाई संभव नहीं हो पाई। और इसमें अब ये हो रहा है कि दोनों देशों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, ना रूस और ना यूक्रेन, और अभी भी ये लड़ाई चल रही है। तो ये आज का यानी 21 अप्रैल 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।